जबलपुर ही नहीं बल्कि समूचे महाकौशल की विधानसभा सीटों में अपना विशेष मुकाम रखने वाली कैंट विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक है। महाकौशल जबलपुर की कैंट सीट कई दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में यह भाजपा का गढ़ बन चुकी है और बीजेपी के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी की जन सेवा की विरासत को उनके बेटे अशोक रोहाणी कैंट विधायक बनकर निभा रहे हैं और बीते 30 सालों से कैंट सीट पर भाजपा का कब्जा है। महाकौशल जबलपुर की कैंट सीट कई दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में यह भाजपा का गढ़ बन चुकी है। जबलपुर कैंट को भाजपा के नेता अब सबसे सुरक्षित सीट मानते हैं। भाजपा ने सबसे पहले यहां से साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के कद्दावर नेता ईश्वर दास रोहाणी का इस विधानसभा सीट पर खासा प्रभाव रहा। वो कई बार जबलपुर कैंट से विधायक चुने गए। आइए अब जरा समझते हैं कि आखिर क्यों कैंट विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ कहते हैं। कैंट विधानसभा में साल 1993 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईश्वर दास रोहाणी ने कमल खिलाते हुए विधायक की कुर्सी पर कब्जा जमाया। साल 1998 से 2003 तक ईश्वर दास रोहाणी मध्य प्रदेश विधानसभा के उप सभापति और साल 2023 से 2013 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की आसंदी को सुशोभित किया। 5 नवंबर 2013 को ईश्वर दास रोहाणी का हार्ट अटैक के कारण देवलोक गमन हो गया। साल 2013 में चुनाव से कुछ ही दिन पहले ईश्वर दास रोहाणी के निधन के बाद भाजपा ने उनके बेटे अशोक रोहाणी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा, जिससे विधानसभा चुनाव 2013 और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अशोक रोहाणी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। कैंट विधानसभा की सबसे खास बात यह है कि इस विधानसभा सीट पर रोहाणी परिवार का 30 साल के लंबे समय से दबदबा बना हुआ है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में ईश्वर दास रोहाणी के विकास कार्यों और जनसेवा को उनके बेटे अशोक रोहाणी आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा के मौजूदा विधायक अशोक रोहाणी जन अपेक्षाओं को पूरा कर जनसेवा की नई इबारत गढ़ रहे हैं। विधायक अशोक रोहाणी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं और धुआंधार जनसंपर्क कर विधानसभा के मतदाताओं से मिलकर आशीर्वाद ले रहे हैं। सरल न्यूज ने विधायक अशोक रोहाणी से चुनावी समर में मुलाकात कर उनकी चुनावी रणनीति पर चर्चा की, तो वह आत्मविश्वास से लबरेज और स्वयं को पुनः जनता का आशीर्वाद मिलने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दुरंदो मैं बोल दूँ छोटी छोटी नहीं बैठ बैठिए बैठिए आप पर बैठिए आप लोग बैठो आप लोग हम लोग भी बैठो। कैसे आप ठीक हैं? आशीर्वाद दीजिए। ये खिला दे रहा सब बोलो खाओ सब आइए आ जाओ आप भाटिया जी आशीर्वाद दे दो बस आ जाओ। जैसे ये मैं जो आपका सदस्य हूँ बीजेपी का सदस्य हूँ बहुत प्रॉब्लम आरएसएस के है सुबह आते आइए 2 मिनट बताइए ऐसे आगे कोई का पूछ लो। आगे आगे नाम आ जाएगा सभी लगातार 5 साल जनता की आने वाले समय में और आपकी मैं कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद हर समय हमें मिलता है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा हमें ताकत ज़्यादा चाहिए आपसे, ताकि हम और विनम्र भाव से और ज़्यादा सेवा कर सकें। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिए ताकि हम ऐसे विनम्र भाव से सेवा करते रहें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चुनावी समर शुरू हो चुका है और प्रत्याशी अब जनता के बीच में आशीर्वाद लेने निकल रहे हैं। ऐसे ही कैंट विधानसभा से लोकप्रिय विधायक अशोक रोहाणी जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जनता की अदालत में जब वो पहुंचते हैं, जनता से जब आशीर्वाद लेते हैं, तो
रिएक्शन किस तरीके से मिलते हैं, लोगों की अपेक्षाएं किस तरीके से उनसे हैं। रोहानी जी, सबसे पहले तो सरल उसकी तरफ से आपको बधाई कि भाजपा ने फिर से आपको प्रत्याशी बनाया, आप पे फिर से विश्वास जताया। क्या कुछ प्राथमिकताएं अब बची हैं क्षेत्र में और कौन सी जरूरतें हैं जिन पर काम करना शेष है? देखिए, क्या विकास कार्य और सेवा कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। लगातार दादा के विकास कार्यों को, सेवा कार्यों को, हमने मूलभूत सुविधाओं को निरंतर जारी रखा और अभी भी हम समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं कि हमने दादा ने जो मूलभूत सुविधाएं दी उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए। तो हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्पोर्ट्स पर पूरा फोकस किया और पिछले हमने जो 5 साल इस पर लगातार काम किया और इसके अच्छे परिणाम भी आए। हम इस पर काम करके एक आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं कि ये रोजगार की सुविधाएं हमारे विधानसभा में उपलब्ध हों। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा जो विधानसभा है वो सशक्त रहे, मजबूत हो। शिक्षा की दृष्टि से हमने 2 CM राइस स्कूल दिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से रांझी अस्पताल को हमने 100 बिस्तर का कराया, 2 पॉली क्लिनिक स्वीकृत कराया, 10-10 करोड़ रुपए के लगभग। हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ कराया। स्पोर्ट्स की दृष्टि से हमने मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाए, सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स का बनाया। आने वाले समय में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का सपना है। इसी तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से हमने लोगों को उद्योग प्रारंभ करने के लिए रोजगार मेले लगाए। ज्वाइनिंग लेटर के लिए प्लेसमेंट से, कंपनियों से बात करके प्लेसमेंट का कार्यक्रम कराया। और ग्लोबल स्किल पार्क जो जबलपुर में बनना था वो जबलपुर के बाहर बन रहा था। हमने उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में वो ग्लोबल स्किल पार्क बने, उसके लिए 550 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। वो कार्य भी प्रारंभ हो गया। तो मिलाकर हमारा फोकस मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ इन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पोर्ट्स और रोजगार पर पूरा फोकस है और आने वाले समय में इसको मजबूती के साथ जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है, जनता की सेवा करता है। और अगर मुझे बहुत याद है, क्योंकि हम लगातार संपर्कों में रहे हैं, तो दादा ईश्वरदास रोहानी जन्मदिन भी 7 दिन का पाक्षिक के रूप से मनाते, तो जनसेवा के रूप से उसी परंपरा को आपने भी आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से हमने ब्लड डोनेशन के माध्यम से वार्ड स्तर पर उन स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से हो और उसको शिक्षा को भी हमने इसी तरीके से जो कापी किताब बस्ते का किसी को ज़रूरतमंद है, फीस की किसी को ज़रूरत है, ताकि शिक्षा के स्तर को भी हम और ऊँचा कर सकें। इस दृष्टि से हमने लगातार जन्मदिन को भी और बाकी सेवा कार्यों को भी हमने बंद नहीं किए, उन सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखा। और निश्चित रूप से इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मुझे और काम करना है, उस पर हमारे काम चला। हमारा सपना कि एम्स हॉस्पिटल जबलपुर में खुलेगी तो हमारी विधानसभा में खुले, वो हमारा सपना है। हम वो रोजगार की दृष्टि से 2 क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर और टिम्बर क्लस्टर आने वाले समय में हमारी विधानसभा में खुले। हम उन सब कार्यों के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्य होंगे तो एक विधानसभा क्या जबलपुर के लिए, जिले के लिए ये सब जो हम उपलब्धियाँ सौगातें देंगे तो निश्चित रूप से जबलपुर की तरक्की होगी। जबलपुर एक महानगर की दृष्टि से आगे भी बढ़ रहा है। अगर इस तरीके से तरक्की की बात करो, उपलब्धियों की बात करो, तो ग्लोबल स्किल पार्क जो आप कह रहे हैं कि बाहर जा रहा था वो शहर को मिला है, आपकी विधानसभा क्षेत्र में मिला है। इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा एजुकेशनल हब आपकी विधानसभा में है, सबसे ज़्यादा कॉलेज और शहर के ऐतिहासिक कॉलेज आप, यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी भी आपकी विधानसभा में। तो ऐसा क्या है कि जो एजुकेटेड युवा है, जो डिग्रीधारी है, उनको और क्या बेहतर विकल्प अपने जबलपुर में मिले, वो जबलपुर शहर छोड़ करके ना जा पाए? इस पलायन को रोकने के लिए ही हमने टेक्नो पार्क जैसा जो आज उसका 3रा फेज चल रहा है, टेक्नो पार्क जबलपुर में खुलने के बाद इसी तरीके से IIT और चीज़ें हम उनको क्या उपलब्ध करा सकते हैं, वो सीधा संपर्क होगा रोजगार के माध्यम, उद्योग की दृष्टि। उद्योग लगेंगे, नई तकनीक के साथ जबलपुर पूरे विश्व के साथ जुड़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो युवा पलायन कर रहा है वो पलायन रुकेगा। शिक्षा की दृष्टि से एजुकेशन हब बनना चाहिए। उस एजुकेशन हब के लिए कोटा में जब 2.5 लाख 3 लाख बच्चे एक साथ नीट के और IIT के कोचिंग ले सकते हैं, जबलपुर में क्यों नहीं ले सकते? इस तरीके से प्रयास हम आने वाले समय में कर रहे हैं। इसका
सुखद परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। निश्चित रूप से किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मजबूत होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद और मूलभूत सुविधाएं और इस तरीके के जो हम नए नए आयाम अगर लाएंगे तो निश्चित रूप से जबलपुर से जो युवाओं के पलायन हो रहा है पलायन रुकेगा। दादा, इस प्रकार से रोहाणी लगभग 30 सालों से कैंट विधानसभा में रोहाणी परिवार का प्रतिनिधित्व है। आप इस विरासत को संभाले हो, कितनी बड़ी चुनौती या जिम्मेदारी है ये? देखिए, क्या मैं इसको सेवा की दृष्टि से देखता हूँ। इसको मैं विरासत को भी सेवा ही देखता हूँ। विरासत मैंने कोई ऐसी कोई विरासत हमको नहीं मिली है। चुनौतियों के साथ हमने सेवा को चुनौती माना, और क्योंकि उनकी लाइन इतनी लंबी थी सेवा की, वो सेवा की लाइन को हमको सिर्फ चलना है, हमको उसको हमने पकड़ के रखा। और जो प्रकल्प दादा ने प्रारंभ किए थे सामाजिक सेवाओं के और मूलभूत सेवाओं के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सेवाओं के माध्यम से, वो एक सामाजिक कार्य है हमारा, और दायित्व भी है हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते। कैंट विधानसभा आज के दौर में भले ही भाजपा का गढ़ बन चुकी है, लेकिन इससे पहले यह कांग्रेस का मजबूत किला रही है। जबलपुर की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शुमार कैंट विधानसभा सीट 3 दशक पहले कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां पर साल 1967 से 1993 तक हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा है। मसलन कैंट विधानसभा सीट पर 1967 और 1972 के चुनावों में कांग्रेस के मनमोहन दास, 1977 और 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिनेश चंद्र मिश्रा और साल 1985 और 1990 के चुनावों में कांग्रेस के चंद्रमोहन विजय होते रहे हैं। लेकिन साल 1993 के विधानसभा चुनाव से कैंट का चुनावी गणित ऐसा पलटा कि कांग्रेस यहां दोबारा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस पार्टी को 1993 से जबलपुर कैंट में लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के आलोक मिश्रा को साल 2008 और 2018 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं साल 2013 में इस सीट पर बीजेपी और रोहाणी परिवार के दबदबे के चलते कांग्रेस के सर्वेश्वर श्रीवास्तव को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने मौजूदा विधानसभा चुनाव 2023 में अभिषेक चौक से चिंटू को चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस के युवा और चर्चित चेहरा कहलाने वाले अभिषेक चौक से चिंटू संगठन और कैंट बोर्ड की राजनीति का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। 1997 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव और साल 2000 में NSUI जिला अध्यक्ष की कमान संभाल चुके अभिषेक चौक से चिंटू साल 2009 से लेकर 2021 तक लगातार कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय राजनीति में रहे। अभिषेक चौकसे को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के बेहद करीबी माना जाता है। सर्वप्रथम मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और पिछले 12 वर्ष में हमने जो कैंट छावनी में अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेल और जो अस्थायी फुटपाथ व्यापारी थे उनको व्यवस्थित करने का काम किया, उसी तरह अब कैंट विधानसभा में भी हमारा प्रयास रहेगा, इसमें काम करेंगे। और जब मैं पद पे भी नहीं था तो उन क्षेत्रों में जाके वहाँ की जो जन समस्याएँ थी उन समस्याओं को उठाता रहा हूँ, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे क्षेत्र में गंदगी हो, चाहे अस्थायी व्यापारी जो फुटपाथ पे बैठ के अतिक्रमण का शिकार होता हो, और भी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उठाया है। ख़ास तौर पे जो रोजगार की बात है, क्योंकि रांझी खमरिया एक कर्मचारियों की बस्ती कहलाती थी, और वहाँ पे अब जिस तरह से लाखों की तादाद में कर्मचारी होते हैं, अब हज़ारों में बचे हैं, वहाँ का व्यापार भी कम हो गया है। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ रोजगार कैसे बढ़े, वहाँ के व्यापार कैसे बढ़े, यही सारी प्राथमिकता है। और सब प्रथम जैसे ही अगर मैं जीतता हूँ आशीर्वाद जनता का मिलता है तो हम वहाँ पे एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र जिसमें आसपास के लोगों को वहाँ पे इलाज मिल सके, और छोटी छोटी डिस्पेंसरी भी वार्ड में बनाने का प्रयास करेंगे कि रात बिरात अगर कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ अपना इलाज करा सके। अच्छे शिक्षा के केंद्र बनाएंगे, जैसे कैंट छावनी में बनाया। आज सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है कैंट छावनी के, तो उन क्षेत्रों में भी ऐसा प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ क्षेत्र का अच्छा सौंदर्यीकरण हो। गोकलपुर तालाब इतना बड़ा तालाब है, एक वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो रामनगर, शारदा नगर, शांति नगर, गोकलपुर वार्ड की जो पट्टों की समस्या पिछले 30 साल में नहीं सुलझी है, उसको भी सुलझाने का हम प्रयास करेंगे।
कैंट विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले को आम आदमी पार्टी की एंट्री ने और रोचक बना दिया है। आम आदमी पार्टी से कैंट विधानसभा में शिक्षाविद राजेश कुमार वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। आप नेता और कैंट प्रत्याशी राजेश कुमार वर्मा भाजपा और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने और परिवर्तन लाकर शिक्षा स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सरगर्मियां तेज हैं और प्रत्याशी जो हैं वो जनसंपर्क में उतर आए हैं। ऐसे ही इस समय एक प्रत्याशी हैं कैंट विधानसभा से जिन्होंने नामांकन दाखिल करने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा जी से ही जानते हैं कि आखिर क्यों वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। सीधा सा पहला सवाल कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि एक शिक्षाविद को चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें तो आज चाहे शिक्षाविद कहें या एक आम आदमी कहें, वो कोई भी इस राजनीति से अछूता नहीं है, क्योंकि ये आज की जो राजनीति है इससे सभी प्रभावित हैं। आप भी इससे प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित हूँ, और हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, हमारे समाज है, पूरा प्रभावित है। क्योंकि पिछले 20 सालों में अगर आप देखें तो हम पर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और भी बहुत सामाजिक रूप से हम पर बहुत असर पड़ा इन सब चीज़ों का, और हमारा रहन सहन थोड़ा भारी हो गया है। अगर आप देखें तो सुबह से शाम तक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें तो हमें एक ही तरह की न्यूज़ दिखाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जीवन से, आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं। अगर आप 20 साल पुराना अपना बैकग्राउंड चेक करें तो आज 20 साल पहले जो हमारी स्थितियां थी, आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति देख लीजिए, सामाजिक रहन सहन, वो अब नहीं रह गया जो आज से 20 साल पहले था। तो कहीं ना कहीं जो आज की वर्तमान सरकार है, इनकी नीतियाँ हमको कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित कर रही हैं, और हमारा शरण हो रहा है। एक्चुअली हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। और बीइंग शिक्षा से मैं जुड़ा हूँ, और हमारी जो पार्टी है उनकी शिक्षा से बहुत अटूट उनसे संबंध है, और मुझे लगता है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर शिक्षा के क्षेत्र में आके बदलाव लाने हैं, और वो मैं अकेला नहीं ले सकता। तब तक मुझे लगता है कि अगर मैं राजनीति में आऊँ तो मैं कोई ना कोई सटीक काम कर पाऊंगा जनमानस के लिए। आपने कहा कि राजनीति में आप आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही यहाँ से इस तरीके से इन स्थितियों में हुआ है। तो आम आदमी पार्टी जबलपुर के चुनाव में या मध्य प्रदेश में क्या मौजूदा स्थिति है? क्या बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरा बड़ा विकल्प आम आदमी पार्टी बन के तैयार है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सिस्टम है हमारा, वो बड़ा डिफरेंट तरह का है। ये जो दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बात आपने की, इनकी एक ही धारणा है। आज भी वो हर 6 महीने 5 साल बाद उसी चीज़ को दोहराते हैं कि हम ये कर देंगे, ये घोषणा कर देंगे, वो घोषणा कर देंगे। हमारी जो पार्टी है उनके मूल रूप से जो मुद्दे ही बड़े अलग हैं। जो हमारे समाज को सशक्त करना चाहते हैं, जो बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम प्रबल नहीं बन सकते। हमारा आप देखिए कि सामाजिक और आर्थिक स्तर भी मजबूत नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप चिकित्सा भी हमारा एक मुख्य बिंदु है हमारी सरकार का, और चिकित्सा अगर हमारी आप देखिए व्यवस्थाएं अगर पुख्ता नहीं होंगी तो हम कहीं ना कहीं आर्थिक हम पर उसमें कमजोरी पैदा करेगी। और क्यों ऐसा आज है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम शरण में जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों जाना नहीं चाहते? जबकि सरकारी अस्पतालों की सरकारी व्यवस्था पैसों को लेके, अर्थ को लेके इतनी मजबूत है, इतना खासा बजट उनको मिलता है, लेकिन उसके बाद भी सरकारी व्यवस्था इतनी लचर है कि हम वहाँ जाने के लिए लाचार है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सरकारी की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि इलाज हमको कहीं ना कहीं विश्वास है कि वहाँ पर हमें ढंग से मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जरूरत समाज को है। आकलन हमको, समाज को और जनता को हमारा आकलन कर लेना चाहिए, और सेल्फ असेसमेंट जिसको बोले, अपना खुद का भी वो आकलन करें कि अभी तक जो 10-20 सालों में होता रहा है उनके साथ, क्या आप अपनी स्थिति को सुधारने में सक्षम हैं? शासकीय अस्पताल की आप मौजूदा स्थितियों की बात कर रहे हैं, कैसे सुधार की दिशा में प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये जो शासकीय अस्पतालों की जो स्थिति जबलपुर में है या पूरे मध्य प्रदेश में है, वो ऐसी स्थिति कमोवेश आप देखें तो दिल्ली में भी रही होगी, पहले बिल्कुल थी। जनता ने आशीर्वाद दिया आम आदमी पार्टी को, और आज अगर देखें तो दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि दिल्ली के जो नागरिक हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं सरकारी अस्पतालों से। 1 करोड़ तक का इलाज दिल्ली सरकार उनको मुफ्त देती है, किसी को भी 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है। जैसे देखें तो उनका दवाइयों के खर्चे, उनके एडमिट होने का खर्चा, ऑपरेशन करने की जरूरत है उसका खर्चा, ये सारे सरकार वहन करती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सरकारी अस्पताल गए, हमारी व्यवस्थाएं
अगर हमारा नंबर जो है बहुत लेट आ रहा है किसी ऑपरेशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो फॉरवर्ड करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होती हैं और उसमें जो है सरकारी खर्चा बियर किया जाता है, उसमें सरकार पे करती है उनको, दिल्ली सरकार बियर करती है, लेकिन पेशेंट से 1 भी रुपये नहीं लेता है। तो मुझे लगता है कि जनता को ये जानकारी या तो नहीं है या उनको जागरूक करने की जरूरत है। आप आम आदमी पार्टी को चुनिए और इस पार्टी से जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं और पंजाब में दे रहे हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश में भी मिलेगी और उनको जागरूक होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। कैंट विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कैंट में 30 साल से भाजपा का कब्जा रहा है, इससे पहले कांग्रेस का रहा है, तीसरा नया दल या नया राजनीतिक प्रतिनिधित्व आप क्यों चाहते हैं और क्या बड़ा बदलाव वहाँ कैंट में अभी वर्तमान में जरूरत है? देखिए, अगर हम कैंट विधानसभा की बात करें, 30 साल से निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि यहाँ पर भाजपा की पास ये सीट रही है और बहुत बड़ा आशीर्वाद देके और इतना लंबा पीरियड 20 साल का जनता ने उनको दिया है कार्य करने के लिए। लेकिन आज भी मैं कैंपेन में जाता हूँ, डोर टू डोर जाता हूँ, मैं देखता हूँ जनता इतनी परेशान है, चाहे वह सड़कों को लेके हो, चाहे सफाई व्यवस्था को लेके हो, पानी की तकलीफें सदर जैसी जगह में, तो सदर कैंट में सदर जैसी जगह में पानी की बहुत समस्याएं हैं। हम लोग जब कैंपेन के लिए जाते हैं उन्हें लगता है भाई कोई सरकारी लोग आ गए या राजनीतिक प्रबल लोग आ गए तो हमसे गुहार करते हैं कि भाई इसको ठीक करा दीजिए। हम कहते हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जब दूसरी बार आएंगे ना आपको शिकायतें सारी खत्म हो चुकी होंगी। तो जब भी हम जाते हैं हम देखते हैं, जैसे बहुत अगर घनी बस्तियों में भी जाते हैं कैंट में, रांझी के एरिया में, वहाँ भी ये समस्याएं बहुत जम के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब 20 साल का इतना बड़ा समय इनको जनता ने दिया है तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए, तो इसमें सुधार होना चाहिए था। पर आज भी जनता को अपेक्षा ही है सर, सुधार कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए और फिर हमें अगर 5 साल के अंदर हम इस व्यवस्था को नहीं सुधारें, अगले बार आप बिल्कुल वोट मत दीजिए। कैंट विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र अपने विविध आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देश भर की विभिन्न जातियों और धर्म के लोग निवासरत हैं। ऐतिहासिक ब्रिटिश निर्मित चर्चों की उपस्थिति ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित किया है, जिनमें कैंट के मतदाताओं पर यहाँ भाजपा के अशोक रोहाणी का जितना प्रभाव नजर आता है, उसी तरह छावनी बोर्ड के वार्डों में कांग्रेस के अभिषेक चौकसे का भी असर है। लिहाजा मतदाता भी मानते हैं कि कैंट सीट पर इस बार विधानसभा चुनाव रोचक और कड़े टक्कर का मुकाबला होना तय है। कौन सी विधानसभा है? कैंट विधानसभा। अभी बीजेपी के विधायक की है, कांग्रेस के, किसको चुनना चाहेंगे? अब हम लोग को तो यहाँ अशोक रोहाणी को पहले से देखे आए हैं। बीजेपी को कैसा लगा उनको काम आते हैं? हाँ वो ठीक है, मतलब काम तो हो ही रहा है सभी अच्छा। और कांग्रेस वाले एक बार जीतते हैं तो फिर वो आके नहीं देखते, ये तो ऐसे कम कम आते रहते हैं। लाइट का काम भी, दूध का भी, कभी काम तो हुआ। बोले किस तरीके से देखते हैं आप, क्या है चुनावी माहौल? थोड़ा कैंट में चिंटू चौक से को टिकट मिलने से थोड़ा फाइट की कंडीशन लग रही है, बाकी प्लस में तो बीजेपी दिख रही है। पूर्व विधायक है, किस तरीके के कार्य करवाए? पूर्व विधायक द्वारा कार्य ठीक है, वर्तमान जो भी विधायक हाँ ठीक है। जो अभी कांग्रेस से प्रत्याशी खड़ी वो कैसे है? वो 15 साल से कैंट में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा अनुभव है, आगे चल के वो भी अच्छा कर सकते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, किस तरीके से रुझान है आपका, किस कांग्रेस या बीजेपी, किसको आप? हमारे यहाँ जो है बदलाव की अवस्था बहुत है, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं बहुत है। एक तो पानी की समस्या इतनी ज़्यादा थी कि रोहाणी जी ने जो है बोला था कि 20 साल में नर्मदा जल होगा, नर्मदा जल नहीं आया है। पानी की, बिजली की, नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है और बदलाव की होना है। हमारा प्रत्याशी अच्छा हो, अच्छा इस समय जो है चिंटू चौकसे जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको जीतना चाहिए किसी भी हालत में। और अब की जो विकास इधर का है, आज 18-20 साल हो गए कोई विकास नहीं हुआ है। जो विकास की जो गति होना चाहिए, न लड़कों को रोजगार है, न किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। ये हमारा 67 विधानसभा है और रानी अवंती बाई वार्ड, बिलहरी क्षेत्र है, बिलहरी कैंट।
कैसा है चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से? सबसे पहले तो भैया चिंटू भैया को बधाई हो कि उनको सीट मिल गई है ना, और उनको मतलब चेंजिंग होना चाहिए अपन को, तो वोट उनको मिलना चाहिए और वो इस बार कैंट से जीतना ही चाहिए। 30 साल में कुछ तो बदलाव आना चाहिए। क्यों चाहती हो आप बदलाव? क्योंकि भैया का काम बहुत अच्छा है, बिना पद के होते हुए उन्होंने बहुत काम अच्छे किए हैं। अभी जो विधायक हैं वो काम नहीं करवा रहे हैं, क्या है? इसलिए तो चेंजिंग चाहिए ना भैया, कि आगे देखिए जो नया आएगा पद पे वो कैसे काम करेंगे। कौन सी विधानसभा है? हमको चाहिए कांग्रेस। कैंट विधानसभा से? जी कैंट विधानसभा से। ये चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से आपका रुझान है? क्या बताएं, परिवर्तन तो हर आदमी चाहता है परिवर्तन हो, क्योंकि अपने जो विधायक जी हैं अभी तक तो अपने यहाँ न रोड है, न नाली है, न बिजली का वो है, समस्या हर चीज़ की है। क्या विकास है, किस क्षेत्र में है आपने, रहने वाली कहाँ से, क्या विकास है? हम यहीं प्रॉपर बिलहरी में रहता हूँ मैं, स्वामी ये पेसूली वहाँ पे, पर यहाँ विकास के नाम पे कोई भी कार्य नहीं है। सिर्फ नेता जब भी दिखते हैं जब उनको वोट चाहिए रहता है, उसके बाद से दिखने बंद हो जाते हैं। किस तरीके के विधायक चाहते हैं? बस जो भी विधायक आए वो काम करे, हर क्षेत्र में काम करे, बस यही चाहते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कांग्रेस और किसको चुनना चाहते हैं? हम कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। और जो अभी वर्तमान में सरकार है, उनकी योजनाओं का लाभ ले जाएंगे, किन किन योजनाओं का लाभ लेंगे? हमें तो किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। क्यों चुनना चाहेंगे, क्या लाभ है? क्या बताऊँ, हमारे जो बगीचा है अंदर गोरा बाजार में, अंदर ये कैंट वार्ड आता है ना, तो यहाँ पर जो है तो हम लोग का मालिकाना हक नहीं है, और अभी जो चुनाव हुए तो उससे हम लोग की वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, तो हम लोग का नाम आना चाहिए, उसमें हम लोग का नाम नहीं है, पूरे बगीचे वासी का नाम हटा दिया गया है, और बस वही अपना हक चाहते हैं यहाँ रहने का। नाम जुड़वाए अभी नहीं जुड़े हैं, अभी चुनाव होने वाले हैं पर हम लोगों का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। जब ये चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से? चुनावी माहौल जो चल रहा है 30 साल से हम अभी फिलहाल गोराबार में कैंट के अंदर एक ही विधायक देख रहे हैं। 30 साल से अशोक राणी जी होंगे, जो कि विकास 30 सालों में एक बार भी नहीं दिखाएगा। बस वही चुनाव जैसे करीब आता है तो उसके बाद वही पन्नी बाढ़ देते हैं या साड़ी बाढ़ देते हैं, कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि गोराबार से लेकर भोंगादा तक की रोड देख लीजिए, 30 साल से रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग गिर रहे पड़ रहेंगे। मैं खुद वहाँ पर गिरा हूँ, तो वो दर्द मैं जान सकता हूँ, पब्लिक जान सकती है, अशोक राणी जी वो दर्द नहीं जान सकते। और इस बार बदलाव के मूड में है, पूरी पब्लिक से सहयोग भी चाहेंगे कि इस बार बदलाव करे। इस बार जो चिंटू चौकसे जी हैं वो पद में ना होके भी विधायक जैसा काम करें कैंट के अंदर। जैसे कि गार्डन को देख लीजिए, शिवाजी ग्राउंड को देख लीजिए, जिम देख लीजिए, हर चीज़ में उनका सहयोग रहा है। तो इस बार बदलाव के मूड पे हैं, इस बार चिंटू चौकसे को लाना आएगा। चुनावी माहौल है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? चुनाव माहौल तो ठीक है, दोनों पार्टी का चल रहा है। कौन सा नेता? अपना तो भाई बीजेपी है, अपना बीजेपी का झंडा भी लगा। और अभी जो चिंटू चौकसी जी खड़े हैं नहीं, वो भी अच्छे हैं। अब देखो, अब चुनाव में अब अपन अकेले क्या कर सकते, जनता जैसे करेगी तो उनकी बात ही फिर अलग। हालांकि अब 17 नवंबर को होने वाले मतदान और 3 दिसंबर को घोषित होने वाले चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा कि कैंट के मतदाता किस पार्टी के किस प्रत्याशी की किस्मत में जीत का ताज पहनाने के लिए ईवीएम में कैद करते हैं। पहली बार विधायकी चुनाव में उतरे कांग्रेस के अभिषेक उर्फ चिंटू चौकसे का सीधा मुकाबला भाजपा के अशोक रोहाणी से है, जो तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा इस बार कैंट विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के घमासान के बीच आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी पूरी ताकत दिखा रही है। लिहाजा कैंट का चुनाव बेहद दिलचस्प और रोचक होना तय है।